हेलो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा एफटी टेस्ट 10 जिसका सिलेबस है बॉटनी का जैव विविधता तथा संरक्षण, दैट इज बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। एंड सेकंड चैप्टर इज पर्यावरण के मुद्दे, एनवायरमेंटल इश्यूज, जो हमारा लास्ट चैप्टर है क्लास 12 का। In a food chain, the concentration of DDT will be highest at the trophic level. एक खाद्य श्रृंखला में DDT की सांद्रता किस पोषी स्तर पर उच्चतम होगी? तो दैट विल बी, अगर यहाँ पर 4 ट्रॉफिक लेवल्स हैं किसी फूड चेन में, तो उनको हम क्या नाम देते हैं? T1, T2, T3 एंड T4। तो हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल हमारा T4 होगा और उसी में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा DDT का, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो ये डिग्रेड नहीं होगा और इसीलिए ये कॉन्सेंट्रेट होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्क ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। Term biodiversity was popularized by Edward Wilson to describe the combined diversity at all levels of biological organization। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट कि जैविक संगठन के सभी स्तरों पर उपस्थित संयुक्त विविधता को दर्शाने के लिए एडवर्ड विल्सन ने जैव विविधता शब्द को प्रचलित किया। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, 1000 जेनेटिकली डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मैंगो अकर इन इंडिया। ये भी सही है कि भारत में आम की 1000 आनुवंशिक रूप से भिन्न किस्में पाई जाती हैं। वेस्टर्न घाट्स हैव ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशीज डाइवर्सिटी एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स। बिल्कुल सही है कि पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट में उभयचर प्रजातियों की विविधता अधिक है। तो तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर ट्रू हो जाते हैं और इसीलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। Which of the given population characteristics makes the Bengal tiger more susceptible to extinction? निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अभिलक्षण बंगाल के बाघ को विलोपन हेतु अति संवेदनशील बनाता है? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिससे कुछ स्पीशीज जो होती हैं वो ज्यादा प्रॉन होती हैं टू एक्सटिंक्शन, ज्यादा संवेदनशील होती हैं विलोपन हेतु, और इसीलिए उन कैरेक्टरिस्टिक्स में से बंगाल टाइगर का वो कौन सा पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उसे more susceptible, more prone बनाता है to extinction? तो that is high trophic level on food chain। यहाँ पर फूड की वेराइटीज जो होती हैं इनके लिए काफी कम होती है क्योंकि ये हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं किसी भी फूड चेन में और इसीलिए ये ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं टू एक्सटिंक्शन। How many species listed in the box is or are alien species that has caused disappearance of many native species? बॉक्स में सूचीबद्ध कितनी प्रजातियां विदेशी प्रजाति है जो कई स्थानीय प्रजातियों के विलुप्त होने का कारण बनी है? नाइल पर्क बिल्कुल सही है, पार्थेनियम ग्रास बिल्कुल सही है, लैंटेना और एकॉर्निया जिसे हम आपका वो भी बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर चारों ही ऐसी स्पीशीज हैं जो एलियन स्पीशीज हैं और जो रीजन बनी है, कॉज बनी है हमारी नेटिव स्पीशीज के डिसअपियरेंस का। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता की हानि के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। इट लीड्स टू डिक्लाइन इन प्लांट स्पीशीज, बिल्कुल सही है। इससे पादप प्रजातियों की संख्या में गिरावट आती है। द IUCN रेड लिस्ट 2004 डॉक्यूमेंट्स द एक्सटिंक्शन ऑफ 784 स्पीशीज इन द लास्ट 500 ईयर्स, ये भी सही है। द एविल क्वार्टेट इज द सोब्रिक्वेट यूज्ड टू डिस्क्राइब कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। दुष्ट चतुष्क जैव विविधता की हानि के कारणों का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है। प्रेजेंटली 92% ऑफ all bird species and 91% of all gymnosperm species in the world face the threat of extinction। ये गलत है, ये जो डाटा है वो गलत है और इसीलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4th। India has A biosphere reserves, B national parks and C wildlife sanctuaries। कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, 90 नेशनल पार्क्स हैं और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। तो सही आंसर यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। बायोस्फीयर रिजर्व सिर्फ 14 है। All of the following are direct economic uses or narrow utilitarian services of biodiversity except। निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी जैव विविधता के प्रत्यक्ष आर्थिक उपयोग या संकीर्ण उपयोगिता वाली सेवाएं हैं? फूड है आपका, फाइबर भी है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, नैरो यूटिलिटेरियन नहीं आता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
In the following pie chart of global vertebrate diversity, what do A, B and C represent? चलिए A क्या दर्शा रहे हैं आपको? A दर्शा रही हैं फिशेस, काफी लार्ज पोर्शन है। उसके बाद में अगर हम मैमल्स की बात करें तो यहाँ पर B आपके मैमल्स शो कर रहे हैं, स्तनधारी। और अगर हम बात करें C की तो वो आपके एम्फीबियंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये वर्टिब्रेट्स का है। तो यहाँ पर फिशेस, मैमल्स एंड एम्फीबियंस, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। If S, A, Z and C are species richness, area regression coefficient and Y intercept respectively, then which of the given equations correctly represent species area relationship as rectangular hyperbolic curve? यदि S, A, Z तथा C क्रमशः प्रजाति समृद्धि, क्षेत्र, समाश्रयण गुणांक तथा Y अंतःखंड है, तो दिया गया कौन सा समीकरण प्रजाति क्षेत्र संबंध को सही तरह से आयताकार अतिपरवलयिक वक्र के रूप में दर्शाता है? तो दैट विल बी S इज इक्वल्स टू CAZ। ये सही इक्वेशन होगी जब आप रेक्टेंगुलर हाइपरबॉलिक कर्व में से रिप्रेजेंट करेंगे इन चारों को। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। Select the correct option to fill in the blanks with respect to Rivett-Popper hypothesis used by Paul Ehrlich। Paul Ehrlich द्वारा प्रयुक्त रिविट-पॉपर परिकल्पना के संदर्भ में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। एयरप्लेन, एयरप्लेन हमारा रिप्रेजेंट कर रहा था इकोसिस्टम को, और वहां जो प्रेजेंट स्पीशीज हैं वो आपके रिप्रेजेंट कर रही थी किसको? राइवेट्स को। तो यहाँ A हो जाएगा इकोसिस्टम, B हो जाएगा राइवेट, सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। What is the range of Z when analysis is done for the species area relationships for large areas like entire continent? किसी बड़े क्षेत्र जैसे पूरे महाद्वीप हेतु प्रजाति क्षेत्र संबंधों के लिए विश्लेषण किए जाने पर Z की सीमा कितनी होती है? Z की सीमा हमें बता रखी है एनसीईआरटी ने, एंड दैट इज 0.6 to 1.2 अगर आप पूरा कॉन्टिनेंट कवर कर रहे हैं तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। पैसेंजर पिजन्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू, यात्री कबूतर किसके कारण विलुप्त हो गए हैं? पैसेंजर पिजन आपने देखा भी होगा, एक गाने में एक सॉन्ग है हमारे बॉलीवुड का, दैट इज कबूतर जा जा जा, तो उन्हें ही हम बोलते थे पैसेंजर पिजन, लेकिन वो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और क्यों एक्सटिंक्ट हुए हैं? हमारी वजह से, क्योंकि हमने उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया, शोषण किया, बहुत ज्यादा शोषण किया, दैट्स व्हाई वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। Dying off or extermination of a large number of species due to catastrophes is called। प्रलय के कारण अधिक संख्या में प्रजातियों के मरने या विलुप्त होने को क्या कहते हैं? मास एक्सटिंक्शन। बहुत ज्यादा नंबर में जब स्पीशीज एक्सटिंक्ट होते हैं एक साथ या उनका एक्सटिंक्शन होता है, दैट इज नोन एज मास एक्सटिंक्शन। State true or false for the given statements and mark the correct option। The in situ conservation strategies emphasize protection of whole ecosystem, therefore its biodiversity at all levels is protected। बिल्कुल सही है। स्वस्थानीय संरक्षण नीतियां पूरे पारितंत्र की सुरक्षा पर जोर देती हैं, अतः सभी स्तरों पर इसकी जैव विविधता संरक्षित हो जाती है। बिल्कुल सही है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स पुट टुगेदर कवर मोर देन 50% ऑफ द अर्थ्स लैंड एरिया। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जितने भी हैं हमारे, अगर 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं तो उन सबको एरिया भी मिला लेंगे तब भी 50% से ज्यादा अर्थ का लैंड एरिया वो कवर नहीं कर रहे हैं, बहुत कम एरिया वो कवर कर रहे हैं। In India, ecologically unique and biodiversity rich regions are legally protected as sanctuaries, national parks and biosphere reserve। बिल्कुल सही है। भारत में पारिस्थितिकीय रूप से अद्वितीय तथा जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों को अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों तथा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के रूप में कानूनी रूप से संरक्षित किया जाता है। बिल्कुल सही है, ताकि वो वहां पर बायोडाइवर्सिटी जो है वो काफी मतलब कंजर्व रहे और वो हमारी प्रिजर्व रहे। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। द हिस्टोरिक अर्थ समिट वाज हेल्ड इन, ऐतिहासिक पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? दैट वाज रियो डी जेनेरियो। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। द ट्रांजिशन जोन इज द ए पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व वेयर बी।
संक्रमण क्षेत्र जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का ए हिस्सा है, जहां बी, तो यहाँ पर अगर हम बोलें तो ए क्या है, ट्रांजिशन जोन जो है वो आउटर मोस्ट पार्ट है बायोस्फीयर रिजर्व का, जहां पर सेटलमेंट, क्रॉपिंग, फॉरेस्ट्री, रिक्रिएशन कंटिन्यू इन हार्मोनी विद कंजर्वेशन गोल्स। मतलब वो आउटर मोस्ट पार्ट है जहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होती हैं। किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व का जो आउटर मोस्ट पार्ट होगा, जो आउटर मोस्ट जोन होगा, जहां से हम बोल सकते हैं एक लाइन, एक बाउंड्री आप ट्रांजिशन जोन को बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक बाउंड्री है यहाँ पर, अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व है आपका, और ये बिल्कुल लास्ट जोन है इसका बायोस्फीयर रिजर्व का, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन जोन बोलेंगे। और इसमें आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होती है। इसके बाहर जो है वो तो ह्यूमन एक्टिविटी का एरिया है ही सही कंप्लीटली, पर इसके अंदर, इस लाइन के अंदर जितना भी एरिया है वो बायोस्फीयर रिजर्व का है। तो इस लाइन से और सेकेंड लाइन तक का जो एरिया है दैट इज ट्रांजिशन जोन। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चूज द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स सिटू कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज। बहिस्थानीय संरक्षण नीतियों के संदर्भ में एक विषम का चयन कीजिए। एक्स सिटू मतलब आर्टिफिशियल, आपने अपने उनके नेचुरल प्लेस से हटाकर और उनका जो हैबिटेट है वो कॉपी किया है, बनाया है और वहां पर जाकर उन्हें कंजर्व कर रहे हैं। तो एक्स सिटू में आपके बोटानिकल गार्डन्स आ जाएंगे, क्रायो प्रिजर्वेशन आ जाएगा, सीड बैंक्स आ जाएंगे, बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती हैं वो इन सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। Which of the given is most effective man-made device to remove particulate matter from a thermal power plant? ताप शक्ति संयंत्र से कणकीय पदार्थ को हटाने के लिए मानव द्वारा निर्मित किया गया सबसे प्रभावी उपकरण कौन सा है? That is इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। सबसे इफेक्टिव जो होता है मैन मेड डिवाइस है ये, जिससे हम पार्टिकुलेट मैटर हटा सकते हैं, जो काफी छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। The intensity of sound which causes noise pollution is, ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने वाली ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? More than 80 डेसिबल। इससे ज्यादा वाली जो भी साउंड होगी उसे नॉइज में इंक्लूड किया जाएगा। The Montreal Protocol is aimed at or to, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य है प्रोटेक्टिंग स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन को सेव करना, इसका मेन एम था। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ये गुड ओजोन होती है। स्ट्रेटोस्फीयर में जो आपकी ओजोन होगी दैट इज गुड ओजोन। थिनिंग ऑफ एगशेल्स इज अ मेजर इफेक्ट इन मेनी स्पीशीज ऑफ प्रेडेटरी बर्ड्स बिकॉज ऑफ, परभक्षी पक्षियों की कई प्रजातियों में अंडों के छिलकों का पतला होना किसके कारण पड़ने वाला एक प्रमुख प्रभाव है? ये है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जहां पर कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो हैं वो हायर ट्रॉफिक लेवल्स में क्या होते जाते हैं, इंक्रीज होता जाता है उनका कॉन्सेंट्रेशन, और इसी इंक्रीज होने को हम क्या बोलते हैं? बायो मैग्निफिकेशन। क्योंकि ना तो वो डिग्रेड हो रहे हैं ना वो एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं, और इसीलिए वो बढ़ते जाएंगे अमाउंट में बॉडी के अंदर। तो उनके साइड इफेक्ट्स में से एक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा कि उनके जो एग शेल्स होंगे उनकी काफी थिनिंग होती जाएगी, वो पतले होते जाएंगे। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर इफेक्ट of biological magnification of certain pollutants। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ग्रीन हाउस गैसेस आर, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे मेजर है CO2, फिर CFC, फिर मीथेन हो गई आपकी, और फाइनली नाइट्रस ऑक्साइड्स। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फॉर्म फ्रेंड्स ऑफ द Arcata Marsh is a group of citizens created an integrated process of, फोम एर्केटा मार्श के मित्र नामक नागरिकों के एक समूह द्वारा किस एकीकृत प्रक्रम को तैयार किया गया है? दैट इज फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का ये प्रोसेस है, उसका ये ग्रुप है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फाइंड द ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू CNG एडवांटेजेस ओवर पेट्रोल। पेट्रोल की तुलना में CNG से मिलने वाले लाभों के संबंध में विषम का पता लगाएं। CNG बर्न्स मोर एफिशिएंटली, ये इसका एडवांटेज है। CNG इज चीपर देन पेट्रोल, ये भी एडवांटेज है। खैर हालांकि अभी जो है वो तो ऑलमोस्ट बराबर पे आ गया है दोनों का प्राइस। इट कैन नॉट बी अडल्ट्रेटेड लाइक पेट्रोल, उसमें कोई मिलावट नहीं की जा सकती जैसे पेट्रोल में करी जा सकती है। इट कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ लेड, नहीं, ये CNG में नहीं होता है। CNG में क्या होता है? CNG में लेड नहीं मिलेगा, पेट्रोल में लेड मिलेगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
125 क्वेश्चन है, मार्क द सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। द्वितीयक वायु प्रदूषक को चिन्हित कीजिए। सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट उनको बोला जाता है जो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट की रिएक्शन से बनते हैं। तो यहाँ पर SO2 प्राइमरी है, नाइट्रस ऑक्साइड्स भी, CO2 तो है ही सही, लेकिन O3 ओजोन जो है वो आपका सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। स्नो ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू, हिमांधता किसके कारण होती है? सफेद में दिखाई नहीं देना, स्नो में दिखाई नहीं देना। दैट इज ड्यू टू UVB रेज। यूवी की एक कैटेगरी होती है यूवी रेज की, UVB टाइप, और उसी की वजह से स्नो ब्लाइंडनेस कॉज होती है। Which of the following is main cause of deforestation? निम्नलिखित में से कौन सा वनोन्मूलन का मुख्य कारण है? एडिशन ऑफ रेडियोएक्टिव डस्ट नहीं, अनप्लैंड अर्बनाइजेशन, यस, अनियोजित शहरीकरण। भाई जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, शहरीकरण बढ़ेगा, वैसे वैसे हम फॉरेस्ट क्लियर करते जाएंगे, एंड दिस इज द मेन रीजन ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। कंसीडर द बिलो गिवन स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। स्टेटमेंट ए बोलता है इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग इज नॉन साइक्लिकल जीरो वेस्ट प्रोसीजर। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। एकीकृत जैविक खेती गैर चक्रीय शून्य अपशिष्ट प्रक्रिया है, नॉन साइक्लिक तो नहीं है। स्टेटमेंट बी बोलता है न्यूक्लियर वेस्ट इज एन एक्सट्रीमली पोटेंट पोल्यूटेंट, यस एग्जैक्टली। परमाणु अपशिष्ट एक अत्यंत शक्तिशाली प्रदूषक है। तो सिर्फ यहाँ पर स्टेटमेंट बी करेक्ट हो जाता है और सही आंसर भी हमारा क्या हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। Which is not an effect of global warming, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक तापन का प्रभाव नहीं है? More extreme weather conditions, yes. Rise of sea level, पिघलेंगे अगर ग्लेशियर्स तो सी लेवल राइज होगा। पोलवर्ड शिफ्टिंग ऑफ एनिमल्स, ये भी सही है। वार्मिंग ऑफ स्ट्रेटोस्फियर, ये गलत है। यहाँ पर स्ट्रेटोस्फियर का वार्म नहीं होगा, यहाँ बायोस्फीयर वार्म हो रही है भाई। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। Which of the given gases contributes to both ozone layer thinning and global warming? निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के पतले होने तथा वैश्विक तापन दोनों का कारण है? तो दैट इज CFC। अगर ओजोन के डिप्लीशन की बात आती है तो सबसे इंपॉर्टेंट गैस वही हो जाती है आपकी। अगर यहाँ पर सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग का पूछा जाता तब CO2 आंसर होता, पर लेकिन यहाँ पर ओजोन लेयर थिनिंग का भी पूछा है तो दैट इज CFC। मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। पांडुरंग हेगड़े, चलिए इनको मैच करते हैं हम लोग। तो इन्होंने जो है एपिको मूवमेंट किया था और उसी से ये फेमस है। चांदी प्रसाद भट्ट, चंडी प्रसाद भट्ट की अगर हम बात करें तो इन्होंने चिपको मूवमेंट, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, सही मैच हो जाएगा सेकंड। रमेश चंद्र डागर, इन्होंने जो है हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब, इनका ही है। और अहमद खान जो है इन्होंने पॉली ब्लेंड यूज करके जो है रोड बनाए थे। तो यहाँ पर सही मैच हो जाएगा 1। तो 3 2 4 1 इज द करेक्ट सीक्वेंस। 3 4 3 2 4 1 3 2 4 1 जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। Which layer of the atmosphere has good ozone that is good for living beings? जीवित प्राणियों के लिए लाभदायक अच्छी ओजोन वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है। सीधा सीधा आंसर है ऑप्शन नंबर 1। Acid rain is a rainfall with a pH of A. It is due to oxides of B. अम्लीय वर्षा A pH वाली वर्षा है या B के ऑक्साइड के कारण होती है? तो यहाँ पर pH कितना होगा? pH होगा आपका 5.65 से ज्यादा, और ये किस ऑक्साइड्स की वजह से होती है? नाइट्रोजन या फिर सल्फर के ऑक्साइड्स की वजह से। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। इन सिंबल्स का ध्यान रखना, ठीक है। तो 5.65 से ज्यादा pH वाली जो रेन होगी वो एसिड रेन होगी, और इनमें ऑक्साइड्स मेनली कौन कौन से होंगे? नाइट्रोजन या सल्फर के। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू फोटोकेमिकल स्मोक। प्रकाश रासायनिक धुंध के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। इट इज फॉर्म्ड इन ट्रैफिक कंजेस्टेड सिटीज, ये सही है। इट हैज मेनली हाइड्रोजन सल्फाइड एंड SO2, नहीं, यहाँ नाइट्रोजन और हम बोल सकते हैं फोटोकेमिकल स्मोक है ये, और ये काफी हार्मफुल होती है। तो यहाँ पर इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे सिंपल कंपाउंड नहीं होंगे। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। Variety of species within a region is called,
एक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का पाया जाना क्या कहलाता है? वैरायटी ऑफ स्पीशीज यहाँ बोला है, तो इसका मतलब ये है अलग अलग टाइप की आपको स्पीशीज देखने को मिल रही है एक एरिया में, दैट मीन्स स्पीशीज डाइवर्सिटी वहां पर है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। Among the invertebrates, maximum diversity is of। अकशेरुकी जीवों में सबसे अधिक विविधता किसकी होती है? इंसेक्ट्स की। हर 10 ऑर्गेनिजम्स में से, हर 10 इन्वर्टिब्रेट्स में से 7 जो है वो इंसेक्ट से ही मिलेंगे और इसीलिए सबसे ज्यादा विविधता भी इनमें ही होती है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट ए बोल रहा है बायोडाइवर्सिटी इंक्रीजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम लो टू हाई एल्टीट्यूड। जब हम नीचे से और पहाड़ों की तरफ जाते हैं, प्लेन एरिया से माउंटेन एरिया की तरफ, तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो इंक्रीज होती है। लैटिट्यूड अगर हम बोले तो इक्वेटर से पोलर एरियाज की तरफ चलिए हम जाते हैं तो बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होती है, जबकि ऐसा नहीं है। जबकि हम पोलर एरिया से इक्वेटर की तरफ आते हैं तो बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट जो है स्टेटमेंट बी, बायोडाइवर्सिटी इज मिनिमम इन आर्कटिक रीजन एंड मैक्सिमम इन टेम्परेट एरिया। मैक्सिमम जो है वो ट्रॉपिकल एरियाज में मिलेगी, ना कि टेम्परेट में, तो ये भी गलत हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। बोथ स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर इनकरेक्ट। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बायोडाइवर्सिटी इज रिच इन ट्रॉपिक्स बिकॉज। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र हैं क्योंकि ट्रॉपिक्स आर लेस सीजनल। ट्रॉपिक्स जो एरियाज होते हैं उनमें सीजनल वेरिएशंस काफी कम देखने को मिलेगा, मतलब साल भर एक ही जैसा सीजन रहेगा, और इसी ये भी एक रीजन होता है कि वहां पर बायोडाइवर्सिटी रिच होती है। दूसरा है ट्रॉपिक्स आर नियर टू इक्वेटर एंड रिसीव्स लेस सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी तो चाहिए भाई, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी। ट्रॉपिक्स हैव अंडरगॉन फ्रीक्वेंट ग्लेसिएशंस। नहीं, वहां पर फ्रीक्वेंट ग्लेसिएशंस नहीं हुए हैं। ट्रॉपिक्स हैव वार्म टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी। यस, वहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो वार्म होता है और ह्यूमिडिटी काफी हाई होती है, मॉइस्चर कंटेंट अच्छा रहता है पूरे साल भर। दैट्स व्हाई वहाँ पर प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होती है। प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी तो वेजिटेशन कवर ज्यादा होगा, पेड़ पौधे ज्यादा होंगे तो खाना अच्छा होगा, खाना अच्छा होगा तो हर्बीवोरस, और हर्बीवोरस अगर ज्यादा होंगे तो कार्निवोरस भी होंगे। तो इसीलिए वहाँ पर स्पीशीज रिचनेस आपको काफी ज्यादा मिलेगी ए और डी रीजन की वजह से। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आइडेंटिफाई द रॉन्गली मैच्ड पेयर। चलिए, डोडो। डोडो जो है रीजन ऑफ एक्सटिंक्शन या थ्रेट, अगर वो एक्सटिंक्ट होने का जो खतरा है वो किस वजह से, क्या रीजन है उसका। तो डोडो वर्ड जो है उसको ओवर एक्सप्लॉइट किया था, मतलब हमने ज्यादा शोषण किया, उसका यूज किया, इस वजह से वो एक्सटिंक्ट हो गई। तो सही है ये। किकलाइट फिश, नाइल पर्क जो एक एलियन स्पीशीज के आने से हुआ था। यस। स्टीलर सी काउ की बात करें, हैबिटेट लॉस एंड डिस्ट्रक्शन इसका रीजन नहीं है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। Which sample area shows maximum biodiversity? निम्नलिखित कौन सा नमूना क्षेत्र अधिकतम जैव विविधता दर्शाता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ 3 ही आपको स्पीशीज मिल रही हैं। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर भी आपको 3 ही स्पीशीज मिल रही हैं। पिजन और इंसेक्ट यहाँ पर भी 2 ही स्पीशीज आप, लेकिन यहाँ पर आप देखिए पैरट, ड्रैगन फ्लाई, एलिफेंट, प्लांट्स, सबकी स्पीशीज मतलब 4 स्पीशीज आपको यहाँ मिल रही हैं। तो सीधी सीधी बात है कि मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी आपके फर्स्ट वाले बॉक्स में देखने को मिल रही है। द की क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग अ हॉटस्पॉट इज और आर। हॉटस्पॉट का निर्धारण करने के लिए प्रमुख मानदंड क्या है? वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस, ये तो होना ही होना चाहिए कि भाई वहाँ स्पीशीज बहुत ज्यादा हैं, अलग अलग स्पीशीज आपको देखने को मिल रही है। हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, यस, ये भी एक रीजन है। नो हैबिटेट लॉस, नहीं, हैबिटेट लॉस तो होता रहता है इन एरियाज में, लेकिन हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स वहाँ होने चाहिए उस, अगर उस एरिया को आपको हॉटस्पॉट अनाउंस करना है तो, जो पूरी पृथ्वी पर, पूरी धरती पर, पूरे अर्थ पे कहीं और ना मिले उस एरिया के अलावा। दिस इज एंडेमिक। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और ऐसे एरियाज में ना बार बार डिस्ट्रक्शन हो फिर भी वो रिकवर हो जाए, दैट इज मेन प्रॉपर्टी। Identify the following statements as true or false with respect to algal bloom and select the option accordingly. शैवालीय प्रस्फुटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को सही या गलत के रूप में पहचानें तथा तदनुसार विकल्प का चयन कीजिए। It imparts a distinct color to the water bodies, ये बिल्कुल सही है। एक अलग कलर जो है, ये अलग रंग जो है वो प्रदान करता है।
Some bloom forming algae are extremely toxic to human beings and animals. बिल्कुल सही है. कुछ एल्गी जो होती हैं जो ब्लूम फॉर्म करती है वो एक्सट्रीमली टॉक्सिक होती है, मतलब हम बोल सकते हैं विषैले होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी. एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लैंक्टोनिक एल्गी कॉल्ड एल्गल ब्लूम, ये भी बिल्कुल सही है. कि पादप प्लविकीय शैवाल की अत्यधिक वृद्धि को शैवालीय प्रस्फुटन कहा जाता है. इट कॉजेज डिटेरियोरेशन ऑफ द वाटर क्वालिटी एंड फिश नैटिलिटी. नैटिलिटी बर्थ रेट है, ठीक है. तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, वो फॉल्स हो जाएगा. तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका टी 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 और ये एफ. तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. All of the following measures are taken by the government to reduce air pollution except. वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी उपाय किए गए हैं, बस एक नहीं किया गया है. यूज ऑफ अनलेडेड पेट्रोल, ये तो सबसे पहले आएगा. यूज ऑफ हाई सल्फर फ्यूल इन व्हीकल्स, नहीं, इससे तो और पोल्यूशन बढ़ेगा भाई. तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2. नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स लाइक डीडीटी शो और कॉज. गैर जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक जैसे डीडीटी के कारण क्या होता है भाई, डीडीटी के कारण क्या होता है, बायोमैग्निफिकेशन होता है. ये डिग्रेड नहीं होते हैं. तो जैसे जैसे ये बॉडी के अंदर अगर जाएंगे, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर अगर हम मूव करते हैं तो क्या होगा, इनका अमाउंट बढ़ता जाएगा. जैसे जैसे किसी भी फूड चेन में आप हायर ट्रॉफिक लेवल पे जाएंगे, इनका अमाउंट इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि न तो ये डिग्रेड हो रहे हैं न ये एक्सक्रीट हो रहे हैं. और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन. तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1. अ वाटर बॉडी हैज डीओ. डीओ मतलब होता है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन. डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट बिलो 4.0 माइक्रोग्राम पर लीटर. मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस वाटर बॉडी. भाई एक जल निकाय में डीओ का अंश 4.0 mg पर लीटर से कम है. इस जल निकाय के लिए सही कथन का चयन कीजिए. वाटर बॉडी इज सूटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, नहीं. वाटर बॉडी इज हेवीली पोल्यूटेड, यस. जितनी कम होगी डीओ की वैल्यू उतना ही ज्यादा आपका पानी पोल्यूटेड है, प्रदूषित है. और 4.0 से अगर कम है डीओ, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड वाटर बॉडी है. सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2. What will happen when exhaust passes through catalytic converter in automobile? स्वचालित में निर्वात के उत्प्रेरक परिवर्तक से होकर गुजरने पर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड टू कार्बन मोनोऑक्साइड, वो तो और ज्यादा हार्मफुल है. अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स आर कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यस. जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है कैटालाइटिक कन्वर्टर के थ्रू इनटू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जो थोड़े कम हार्मफुल है. तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2. In which year the Air Act was amended to include noise as an air pollutant? वायु अधिनियम में शोर को वायु प्रदूषक के रूप में शामिल करने के लिए उसमें किस वर्ष संशोधन किया गया था? तो दैट वाज डन इन 1987. सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1. और नॉइज को भी हमने एयर पोल्यूशन में इंक्लूड किया था इस अमेंडमेंट में. According to National Forest Policy of India, the recommended forest cover for plains is. भारत की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार मैदानों के लिए अनुशंसित वन आवरण है कि इतना तो फॉरेस्ट कवर होना ही चाहिए प्लेन एरियाज में, तो दैट इज एटलीस्ट 33%. लेकिन हमारा फॉरेस्ट कवर काफी कम है इसके कंपैरेटिव. रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए. स्टेटमेंट ए बोलता है इन 1990s दिल्ली रैंक्ड फर्स्ट अमंग द 41 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड. ऐसा नहीं था, 1990s में दिल्ली इतना पोल्यूटेड नहीं था जितना अभी है. हाँ, अभी की बात करी जाती तो शायद ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट होता. स्टेटमेंट बी की बात करें, ऑल द बसेस ऑफ दिल्ली वर कन्वर्टेड टू रन ऑन सीएनजी बाय द एंड ऑफ 2002. बिल्कुल सही है. 2002 के अंत तक दिल्ली की सभी बसों को सीएनजी से चलाने के लिए परिवर्तित कर दिया गया था. तो यहाँ पर सिर्फ बी वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा. तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर. डैश इज द ओनली सोल्यूशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. ई अपशिष्ट के उपचार का एकमात्र उपाय है. कौन सा है भाई उपाय? दैट इज रिसाइकलिंग. आप रिसाइकिल करें, पुनर्चक्रण करें. तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3.
सो ये था बच्चों आज का हमारा FT टेस्ट पेपर डिस्कशन सेशन, जो कि बहुत ही इजी भी था और NCERT बेस्ड था। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेपर डिस्कशन सेशन में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू।